हेलो। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स, जिसका आज है लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोग को जो है पढ़ना है मुख्य तौर पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड एक और चीज पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि प्रकाश का अपवर्तनांक। आप लोग को पता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है, तो इसलिए दोनों माध्यम में से कोई के होंगे तो किसी प्रकार का कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो ज्यादा समय गंवाए बिना चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग का है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें यानी कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को तो हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमें पहले से पता है, लेकिन ये जो अपवर्तन की घटना है ये कुछ नियमों का पालन करती है। बार बार प्रयोग किया गया तो ये पाया गया कि कुछ ऐसा नियम है जिसको बार बार ये फॉलो करती है, और उन्हीं नियमों को कहा गया प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जिसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे। पहला, इसमें दो नियम दिया गया है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? दो। फर्स्ट लॉ और अगला को बोलते हैं हम लोग सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, दोनों नियमों को समझेंगे ध्यान से, आराम से एकदम। पहला नियम देखिए क्या है। सबसे पहले एक अपवर्तन की घटना का यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ इसमें जो है मान लीजिए कि कोई सघन माध्यम जल भरा हुआ है और प्रकाश की किरणें इसमें तिरछा प्रवेश करती है, ऐसे यहां पे तिरछा प्रवेश करती है और अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में जाती है। ये अभिलंब हो गया। यहां से जाना तो चाहिए था इधर, लेकिन ये अपने वास्तविक पथ से विचलित होकर इस दिशा में निकल जाती है, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये तो हो गया घटना की व्याख्या। इसको हम लोग आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो देखिए इसमें नियम क्या है। पहला नियम, सबसे पहले नियम की बात करें तो पहला नियम ये कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और ये अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, और ये आपतन बिंदु यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो लंब डाला गया है, जिसको हम लोग अभिलंब या नॉर्मल बोलते हैं, ये तीनों एक ही तल में होंगे। एक ही तल में होने का मतलब जो है वो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने का। एक ही तल में कलम है क्या? यहाँ पे कलम मिलेगा? कलम वहां से कलम दीजिएगा तो थोड़ा सा, ओए कलम दीजिएगा थोड़ा सा नीचे, वहां पे गिरा हुआ है कलम। और एक यहाँ, अच्छा यहाँ पे एक दो है और। हाँ चलिए समझते हैं कि एक ही तल में होने का मतलब क्या है। एक ही तल में होने का मतलब देखिए, सबसे पहला बात, एक ही तल में यानी कि एक ही तल पर तीनों चीज आ जाए। मान लीजिए कि ये आपतन कोण है, सॉरी आपतित किरण है, ये ऐसे, और ये इस पे अभिलंब डाला गया है इस बिंदु पे, तो ये जो अपवर्तित किरण है वो ऐसे होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों चीज हमें है हमारे पास जो दिखाई दे रहा है ये ऐसे, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, ये आपका आपतित किरण, अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, तीनों के तीनों जो है एक ही तल में होना चाहिए। एक ही तल में का मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे रखें तो एक ही तल पे ऐसे चिपक जाना चाहिए, न कि उठा हुआ प्रतीत हो। यानी कि इसको अगर हम एक ही तल पे ऐसे रखें, देखिए ये और ये दो चीज, और ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए। और एक ही तल में अगर नहीं होगा तो क्या कंडीशन हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये ऐसे भी तो हो सकता था। अगर ऐसा है तो समझिए कि नियम का पालन नहीं करता है। वास्तव में जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो एकदम एक ही तल में ऐसे होती है। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, और तीनों के तीनों एकदम एक ही तल में, एकदम समतल में आते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। ठीक है ना। पहला नियम ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, यानी कि एक ही समतल में होते हैं तीनों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।
आगे चलते हैं। देखिए पहला नियम के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स आर लाई इन सेम प्लेन, यानी कि एक ही तल में आते हैं। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है जो कि अच्छे से समझा चुके हैं आप लोग को। अब यहां से जो है इस चीज को कॉपी करके ले चलते हैं इसके अपने जगह पे। यहां देखिए यही, ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, तीनों जो है तीनों के तीनों एक ही तल में हैं। और आगे चलते हैं, हम लोग आते हैं दूसरा नियम पे। दूसरे नियम को समझने से पहले फिर से इस चित्र को यहाँ पे लाते हैं। और दूसरा नियम ये कहता है कि किसी दो माध्यम के लिए, कोई निश्चित दो मीडियम्स के लिए जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लेना है, कोजया साइन, यानी कि साइन आई, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और उस कांस्टेंट को जो है हम एक म्यू से सूचित करते हैं या फिर एन से, म्यू या एन से डिनोट करते हैं। और ये जो है अपवर्तनांक के बराबर होता है, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि किन्हीं दो माध्यम के लिए, यानी कि कोई निश्चित दो माध्यम है, कहने का मतलब ये कि हमेशा यदि हम हवा और पानी के विषय में बात करें होंगे, हवा और पानी के विषय में, तो यदि हवा में से प्रकाश की किरण पानी में प्रवेश करती है तो साइन आई और साइन आर का वैल्यू हमेशा फिक्स ही रहेगा, चाहे वो कहीं भी ले जाके इस एक्सपेरिमेंट को किया जाए, किसी भी स्थिति में किया जाए, बस हवा और पानी का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, यानी कि हवा से पानी में किरण जा रही होगी तो उस कंडीशन में साइन आई और साइन आर का वैल्यू जो है हमेशा बराबर ही आएगा। और इस म्यू को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हिंदी में इसका एक ही नाम है, एकदम जिसे दो शब्द लिखना पड़ रहा है इंग्लिश में, हिंदी में तो एक ही शब्द में निपट जाएगा, अपवर्तनांक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। तो सेकेंड लॉ बहुत इजी है कि साइन आई, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर टू स्पेशल मीडियम्स, दो फिक्स मीडियम्स के लिए। और ये जो कांस्टेंट होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है उन माध्यमों का। चलिए, तो ये हो गया दूसरा नियम। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो दूसरा नियम है इसका खोज किए थे एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट थे जो बार बार एक्सपेरिमेंट करके जो है दूसरे नियम का खोज किए थे कि हमेशा जो है साइन आई और साइन आर इक्वल होगा यदि मीडियम को सेम रखा जाए तब, यानी कि बार बार एक ही माध्यम में अगर प्रयोग करेंगे ना तो साइन आई और साइन आर का वैल्यू हमेशा साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो ये था इसका जो है एक्सपेरिमेंट द्वारा सबसे पहले खोजा गया था 1631 ईस्वी में, यानी कि 1621 ईस्वी में। वैज्ञानिक का नाम था, साइंटिस्ट का नाम था स्नेल, स्नेल के द्वारा खोजा गया था, इसलिए इसे जो है स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में ध्यान दीजिएगा कि इस संबंध की खोज स्नेल ने 1621 ईस्वी में प्रयोगात्मक रूप से की थी, एक्सपेरिमेंटली खोज किए थे। और इसीलिए इसे अपवर्तन के दूसरे नियम को, यानी कि स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है वो दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है बहुत इजी, हम जानबूझ के समझा के थोड़ा सा लंबा कर दिए, कुछ ज्यादा ही डीपली समझा दिए। है इजी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब यानी कि नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा लॉ ये है कि आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर, दोनों का जो है रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, नियत होता है। और इस नियतांक को हम लोग उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जैसे कि ये जो है माध्यम का अपवर्तनांक हो गया म्यू। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और अगला टॉपिक है हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। हालांकि इसके बारे में तो पहले ही चर्चा हो गया है, लेकिन अपवर्तनांक का एकदम गहरा अर्थ अगर समझने की कोशिश किया जाए तो अपवर्तनांक का मुख्य अर्थ यह है कि किसी भी प्रकाश द्वारा, किसी माध्यम द्वारा
प्रकाश को मोड़ने की क्षमता ही उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम दो माध्यम ले लिए, एक ये माध्यम है और एक ये माध्यम, और प्रकाश की किरणें दोनों में ही प्रवेश कर रही है, ऐसे तिरछा इसमें भी प्रवेश की और तिरछा इसमें भी प्रवेश की ऐसे। तो यदि ये किरणों को ऐसे कम मोड़ती है और ये किरणों को ज्यादा मोड़ दे रही है, यहाँ पे जो है किरणें कम बेंड हुई, यानी कि जो है लाइट बेंड कम हो रहा है और यहाँ पे ज्यादा बेंड हो रहा है, तो इसका सीधा अर्थ यही है कि इसका अपवर्तनांक जो है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। एक मिनट, यहाँ पे ज्यादा ना मोड़ दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसे कम मोड़ पा रही है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अपवर्तनांक का जो मेन अर्थ है, डीपली अगर अर्थ खोजा जाए इसका, तो इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी माध्यम अपने में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण को कितना मोड़ती है। अगर ज्यादा मोड़ती है तो समझिए कि उसका अपवर्तनांक ज्यादा है, और कम मोड़ती है तो उसका अपवर्तनांक कम है। तो किरणों को मोड़ने की कोटि ही उसका अपवर्तनांक कहलाता है। अब इसको अपवर्तनांक को निकालने का अलग अलग फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के आधार पर भी डिफाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये है क्या। डिफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू पर्टिकुलर मीडियम, यानी कि हवा में से किसी माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है, तो उस कांस्टेंट जिसके बारे में स्नेल बात कर रहे थे, ये वाला कांस्टेंट साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है, उसका जो कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होता है, यही कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, ये मैथमेटिकली डिफिनेशन हो गया कि इसे निकाला कैसे जाएगा। वैसे उसका जो सेंस है, अर्थ यही होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि वो किरणों को कितना मोड़ेगा। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो समझिए कि वो डेंसर मीडियम है, वो ज्यादा किरणों को मोड़ने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, यानी कि वायु से किसी विशेष माध्यम में प्रकाश की किरणें जब जाती है, तो उसके बाद जो स्थिरांक प्राप्त होता है स्नेल के नियमानुसार, उसी स्थिरांक को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तनांक। तो वो तो मैथमेटिकली डिफिनेशन हो गया, जिसका यूज हम लोग करेंगे क्वेश्चन वगैरह को सोल्व करने के लिए, लेकिन जो इसका मेन सेंस होता है वो हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं। यानी कि यहाँ पे डिफिनेशन ये कहना चाह रहा है कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोग को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपवर्तनांक क्या होता है, कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अपवर्तनांक समझ में आ गया, इससे संबंधित एक क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा और जरूरी बातें भी समझ लिया जाए। सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? दो सिमिलर क्वांटिटी का जो है रेशियो है। यहाँ साइन आर और यहाँ भी साइन आर, दोनों सेम समान राशियों का अनुपात है, सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, जिसके कारण इनका जो है किसी प्रकार का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक यदि किसी का 1.5 है तो 1.5 ही बताना है, कोई इसका यूनिट नहीं होता है। और दूसरा बात क्या है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग, यानी कि कितना लाइट बेंडिंग एबिलिटी, किरणों को मोड़ने की क्षमता, लाइट बेंडिंग एबिलिटी ही जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। यही इंडिकेट करता है कि कोई भी मीडियम जो है वो कितना लाइट को बेंड करेगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को बताता है। कितना अच्छा बात है ये अपवर्तनांक का परिभाषा। वैसे जो पहले पढ़े हम लोग वो मैथमेटिकली डेफिनेशन हो जाएगा उसका। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। ये एयर है और हवा से प्रकाश की किरणें इस माध्यम में जा रही है। ये कोई मीडियम है, वी डोंट नो कि ये मीडियम है क्या, हम लोग कुछ नहीं जानते इसके बारे में।
ये एक मीडियम है जिसमें हवा से जो है प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन है आप लोग का, फाइंड म्यू, यानी कि अपवर्तनांक निकालिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। अपने से रोक के वीडियो आप लोग निकाल सकते हैं, वीडियो को रोक के आप लोग अपवर्तनांक निकालिए। चलिए, उम्मीद करते हैं सब लोग बना लिए होंगे, बना लिए हैं तो कमेंट में आंसर जरूर लिख दीजिएगा। हम बनाने चलते हैं आगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पहले ही बता दें आप लोगों को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू या फिर छोटा वाला एन से भी डिनोट करते हैं। अच्छा, ये बात यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय म्यू और एन। इट इज डिनोटेड बाय म्यू और एन। इसे प्रायः म्यू या एन से सूचित करते हैं, म्यू या एन से सूचित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका आई का जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री और आर का जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री। तो जो म्यू का वैल्यू है वो तो हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो म्यू इक्वल साइन 45, आई का वैल्यू हो गया 45 डिग्री और आर का वैल्यू है 30 डिग्री। इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो म्यू इक्वल साइन 45 का जो वैल्यू होता है, आप पढ़ लिए होंगे यदि मैथ्स में तो आपको पता होगा कि साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो है 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। अब हम इसको ऐसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में है, उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो म्यू इक्वल 1/√2 आई इंटू 2/1। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि √2 से अगर 2 को काटते हैं ना तो √2 वैल्यू प्राप्त होता है। तो म्यू का जो वैल्यू है वो आ गया √2 आंसर। तो ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आसानी से बनाया जा सकता है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड अरे यार ये हटो ना, हट क्यों नहीं रहा है? हाँ चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल को हम लोग समझते हैं। क्या सब लोग रेडी हैं इस चीज को पढ़ने के लिए? प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक। तो प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक को देखा जाए यहाँ पे, देखिए हम लोग जो है प्रकाश के चाल के संदर्भ में भी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी जो है हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। और वो डिफिनेशन ये है कि यदि आपका c स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई मीडियम में जो है स्पीड लाइट का v है, अगर ऐसा दिया हुआ रहे तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विल बी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड the ratio of speed of light in vacuum and the speed of light in a particular medium is equal to the refractive index of that medium। यानी कि निर्वात में प्रकाश की गति और किसी माध्यम में प्रकाश की गति का जो अनुपात होता है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूला है,
यहाँ पे जो म्यू है, इंग्लिश में तो यहाँ पे लिख ही दिए, थोड़ा सा हिंदी में भी लिख देते हैं। जो ये म्यू है ये तो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक। और ये जो सी है वो है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और ये जो भी है वो है माध्यम में प्रकाश की चाल, भी जो है वो है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। कई बार कोशिश करें। तो चलिए क्वेश्चन बनाया जाए इस पर। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये एक अन्य डिफिनेशन हो जाएगा, मैथमेटिकल डिफिनेशन किसका? अपवर्तनांक का। तो बनाया जाए इस पे कुछ क्वेश्चन, क्यों नहीं? बिना क्वेश्चन के सब चीज समझ में आता कहाँ है? कोई दिक्कत है कि नहीं? यहाँ पे बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। उम्मीद करते हैं सब समझ में आ ही गया होगा। क्लियर है? इजी तो है। A ratio of the speed of light in a vacuum and the speed of light in a medium, दोनों का रेशियो निकाल लेना है। तो वही जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं इसमें। क्वेश्चन ये है कि इफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, हिंदी में भी लिखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर मीडियम, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम इज 2 into 10 to the power 8 meter per second, then find the refractive index of that, find the refractive index of that medium। हिंदी में, यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक, उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। इस तरह का काम कीजिए। तो आप लोग क्वेश्चन बनाइए, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। बनाइए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को रोक के बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बना लिए हैं तो आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम यहाँ पे सॉल्यूशन कराते हैं आपका। देखो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, या फिर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि v का वैल्यू दिया हुआ है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। v का जो वैल्यू है वो है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग जानते हैं कि निर्वात में यानी कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल जो होता है वो होता है c का वैल्यू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और हमें निकालना क्या है? म्यू। म्यू का वैल्यू क्या होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल हो जाएगा सॉरी गलती हो जाएगा, c अपॉन v। तो म्यू इक्वल c का वैल्यू
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v का वैल्यू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड आपको पहले ही बताया जा चुका है कि समान राशियों का ये अनुपात है, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी है, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट ऑलरेडी कट गया। 10⁸ खत्म। अब 3 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 1.5 बार में कटेगा, 1.5 दूना 3 होता है ना, तो म्यू का वैल्यू आ गया 1.5। ये हो गया उस माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। आंसर इजी है, क्वेश्चन बन गया होगा। आगे बढ़े हम लोग, सब क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग को पढ़ रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि सापेक्ष अपवर्तनांक या फिर अपेक्षिक अपवर्तनांक। तो ये भी बहुत इजी है। जैसे ये यूज तब किया जाता है ना कि जैसे मान लीजिए कि जब तक दो माध्यमों में से एक हवा रहेगा, एयर, या फिर निर्वात यानी कि वैक्यूम, दो माध्यमों में से एक माध्यम यदि हवा या निर्वात हो तब तक हम लोग केवल अपवर्तनांक बोलते हैं उसको, या फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक ना। लेकिन यदि इनके अलावा कोई दो माध्यम की बात की जाए, इनके अलावा कोई दो माध्यम, एक जल है और एक कांच है, एक जल ले लिया और एक कांच यानी कि ग्लास और वाटर, तो दोनों में से कोई हवा या फिर निर्वात तो है नहीं, तो इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना उसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कंडीशन में हम लोग केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बोल के बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि सापेक्ष अपवर्तनांक या फिर अपेक्षिक अपवर्तनांक। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे देखिए सबसे पहले तो दो मीडियम है यहाँ पे, ये है मीडियम 1 M1 और ये है मीडियम 2 M2। दो मीडियम हो गया, मीडियम 1 M1 और मीडियम 2 M2, और दोनों में से कोई भी हवा या फिर निर्वात नहीं है, इन दोनों को छोड़ के कोई दूसरा माध्यम। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मान लेते हैं μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लिए μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अच्छा, तो पूछा जाएगा हमको ऐसे नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पूछा जाता, बोला जाएगा ना कि आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए विद रिस्पेक्ट, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए माध्यम 2 का विद रिस्पेक्ट टू माध्यम 1, ठीक ना। यानी कि देखो इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम, म्यू से पहला बात तो इसके म्यू से सूचित करेंगे, और यहाँ पे जो लिखा हुआ बात है उसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिख दिए 2 और यहाँ पे लिख दिए 1, तो इसका मतलब, इसका सेंस ये है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M2 यानी कि मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 यानी कि M1। यहां पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात हो रहा है मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर ऐसे साइन होगा ध्यान दीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। हिंदी में यहां पे लिख देते हैं हम, यहां पे माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। ये तो हो गया नोटेशन, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे डिनोट कर रहे हैं तो समझिए कि ये माध्यम 2 का अपवर्तनांक लिखा हुआ है 1 के सापेक्ष। लेकिन अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, और डिफिनेशन भी वही होता है कि यदि आपको माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिख दीजिए और मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे रख दीजिए, और यही बन गया आपका फॉर्मूला किसका, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम इज कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि दो माध्यमों के अपवर्तनांकों का ही अनुपात जो है अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बारीकियों को समझना इसलिए जरूरी था
क्योंकि यदि 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक कहेगा तो μ2 बाई μ1, और वहीं पे इसी का कहानी अगर उल्टा हो, μ1 निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। और इसीलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि अगर उल्टा कीजिएगा, उल्टा का मतलब ये होता है कि म्यू हम लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो वो होता है 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये रिलेशन भी याद रखना है। ये कैसे आया, फॉर्मूला समझ में आया होगा। उल्टा है, देखिए इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल होने के कारण क्या होता है कि एक जो है दूसरे का व्युत्क्रम हो जाता है। रेसिप्रोकल देखने से ही पता चल रहा है। ये जो है इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो इससे ये मिल जाएगा हमको, इसको उल्टा करेंगे तो इससे वो मिल जाएगा, यानी कि ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अगर हिंदी में बोले तो माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक जो है वो व्युत्क्रम होता है। किसका? माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक। एक ही चीज तो नहीं ना बोल दिए, चलिए फिर से बोलते हैं। माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक जो है वो रेसिप्रोकल होता है माध्यम 2 के सापेक्ष 1 के अपवर्तनांक का। चलिए क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? क्वेश्चन बनाए क्या? इस पे भी एक क्वेश्चन बनाए। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन से जो है बहुत चीजें क्लियर होती है। दो मीडियम ले लेते हैं हम, एक ये मीडियम है और एक ये मीडियम है। ये मीडियम M1 और ये मीडियम M2। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। ये हो गया μ1 और ये हो गया μ2। और क्वेश्चन कह रहा है कि निकालिए, क्या निकालिए? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। यहां पे देखिए क्वेश्चन है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू M1 and also find refractive index of M1 with respect to M2। दोनों चीज निकालने के लिए कहा जा रहा है। हिंदी में लिख लीजिए, माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का तथा माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक ज्ञात करें। क्वेश्चन को बनाया जाए। सॉल्यूशन तो एक ही होगा। देखिए दिया गया है हम लोग को क्या, μ1 इक्वल 1.5 और μ2 इक्वल 4/3। और हमें क्या निकालना है? तो पहले निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2। हालांकि दोनों चीज निकाल लेते हैं। हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और फिर उसके बाद निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। दोनों चीज निकालना है, तो निकालने का कोशिश किया जाए। तो देखिए 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है 1 के सापेक्ष, तो लिखेंगे ऊपर μ2 अपॉन μ1, और यहां पे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, μ1 अपॉन μ2। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि म्यू को आप n से रिप्लेस कर सकते हैं, n छोटा वाला n लिख के रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे चलता है। n लिखिए या फिर म्यू लिखिए। तो μ2 का वैल्यू क्या है भाई, 4/3। अपॉन में μ1 का वैल्यू क्या है, 1.5। तो इसको हम ऐसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे 4/3
इसको हम ऐसे लिख देते हैं, उल्टा उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है ना, तो इसको ऐसे उल्टा करके मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 1/1.5। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 0। तो ये तो कटने वाला कोई राशि मिल ही नहीं रहा है। 40/45 ये आ गया इसका वैल्यू 40/45। अब इसका निकाला जाए तो ऊपर है μ1 यानी कि 1.5 और नीचे है 4/3। तो इसको भी उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 इंटू 3/4। पॉइंट टू रहिए, इस पॉइंट को यदि हम उड़ा देंगे तो नीचे आ जाएगा 10। तो ये ऊपर बन जाएगा 45 और नीचे बन जाएगा 40। देखिए दोनों का वैल्यू निकाले तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल आया। अभी ये 40/45 है और ये 45/40 है। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर है? और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आप लोग बना लीजिएगा, साथ साथ नोट्स जरूर बनाइएगा। और ऐसा क्वेश्चन आए तो बन जाना चाहिए आप लोग से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये भी बहुत इजी है, समझा जाए और क्वेश्चन बनाया जाए। पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं हम आप लोगों का। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट into different mediums मीडियम नहीं होता है, मीडिया होता है। मीडियम का प्लूरल जो है वो मीडिया होता है, टू मीडिया। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडिया इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को अनुपात जो है वो आपेक्षिक अपवर्तनांक के अनुपात आपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। आपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। आपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका? हाँ, ध्यान देने वाली बात है यहाँ की, इसका ठीक उल्टा होता है। यानी कि यदि हम लिख रहे हैं अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, या फिर बोलेंगे कि 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, 2 का ही अपवर्तनांक की बात हो रही है, 1 के सापेक्ष। तो इसका फॉर्मूला होता है, उल्टा जाता है इसमें। ये माध्यम 2 का अपवर्तनांक कब है ना, तो 2 के चाल को नीचे रखेंगे V2 और ऊपर क्या लिखेंगे V1। ये है फॉर्मूला। और देखिए यदि उल्टा इसी चीज का निकालना है, यानी कि 1 का अपवर्तनांक निकालना है 2 के सापेक्ष, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू V2 अपॉन V1। जहां आप लोग को पता होगा कि V1 जो है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, V2 माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ रहा है? पढ़ रहे हैं आप लोग कि सो रहे हैं? बुझा रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनाया जा रहा है, इस पे क्वेश्चन बनाया जाए। चलिए क्वेश्चन एगो जरूर बनाया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इफ
स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 and 2 is 2 into 10 to the power 8 meter per second and 1.5 into 10 to the power 8 meter per second respectively. Then find the, यहाँ पे शॉर्ट में हम लिख देते हैं, ज्यादा टाइम लग जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, यदि माध्यम 1 एवं 2 में, यदि माध्यम 1 एवं 2 में प्रकाश की चाल क्रमशः, यदि माध्यम 1 एवं 2 में प्रकाश की चाल क्रमशः 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड तथा 1.5 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है तो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है भाई? माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष एंड तथा माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। तो देखिए बहुत इजी है, आपका V1 दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे यहां से। और V1 दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है? दिख रहा है रेड कलर, व्हाइट कर दें? चलिए व्हाइट कर देते हैं, हो सकता है कुछ देखने में दिक्कत हो। V1 का जो वैल्यू है वो है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड और V2 का जो वैल्यू है वो है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो है हमें निकालना है सबसे पहले μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V1 अपॉन V2, पहले ही बताया जा चुका है। V1 का वैल्यू हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अब V2 का वैल्यू हो गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये कट गया, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर 10 से गुना हो जाएगा, तो आपका आंसर निकल के आएगा ये आपका आंसर हो गया 20/15। अच्छा ये 5 से कट रहा है, ये 3 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 4/3। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वो किस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर है, बता दीजिएगा आप लोग अपने से। चलिए हम अगला निकालते हैं, μ1 यानी कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, तो वो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V2/V1। ठीक इसका उल्टा होता है, कुछ अलग तो है नहीं। आप लोग पहले ही से अंदाजा लगा के बैठे होंगे कि इसका 4/3 आया है ना, तो अगला 3/4 पक्का आएगा और आएगा भी। तो V2 का वैल्यू क्या है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 और V1 का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 8। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 10 से गुना करना होगा, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 कट गया और ये 5 से 3 बार में कटेगा और ये 5 से 2 बार में, तो जो आंसर है वो हो जाएगा 3/2 ये दोनों हो गया आंसर। यानी कि μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल 4/3 और μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल 3/4। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन टॉपिक एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा और अगर कोई समस्या हो रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा सा क्लास लगभग खत्म है, ये सब आप लोग उतार लीजिएगा। कुछ माध्यम है
पदार्थ और उसके अपवर्तनांक दिए हुए हैं, इसको उतार लीजिए, जरूर क्वेश्चन आता है इससे कोई ना कोई कि बताइए कि इसमें से किसका अपवर्तनांक कौन है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, उसका कितना होता है, ये सब याद रखिएगा। सबसे पहले तो हवा का ध्यान दीजिएगा कि लगभग जो है निर्वात के बराबर होता है। आइस वाला याद रखिएगा 1.31, और जल का तो जरूर याद रखना है 1.33, जो कि इक्वल टू होता है 4/3 के। एल्कोहल है, केरोसिन है, टार्पिन है, उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अपना लीजिए या फिर नोट्स अपना बना लीजिएगा। हम आगे चलते हैं और अगला है आपका बेंजीन, क्राउन ग्लास, ये सब चीज याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है हीरा, डायमंड, डायमंड का होता है 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लगभग आज का क्लास खत्म ही है, यहीं तक था। हम मिलेंगे आगे फिर से अगले वीडियो में आने वाले। तो यहाँ पे जो है जितना चीज पढ़ाया गया सबको नोट्स बना के अगर अच्छे से रिवाइज किया जाए तो हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन छूटेगा। वैसे क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ हम लेके आते रहते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव वगैरह, ये सब आते रहेगा चैनल पे, तो चैनल पे बने रहिएगा। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा कोई कोई समस्या हो तो। और लास्ट तक अगर बने रहे हमारे साथ तो समझिए कि जरूर आप में पढ़ने का जज्बा है, और इतना पढ़ने वाले हैं इसलिए आपको केवल थैंक यू कहा जा रहा है, इसलिए नहीं कि मेरा वीडियो देख लिए। और जो नोट्स बनाया गया है उसको याद करते रहना है, तब तक के लिए जाके पढ़ते रहिए।